नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सौर्यनंदन और बाकी दोनों खुशी से झूम उठे, ये सोचकर कि अर्जुन ने अनुमति दे दी है, इसलिए वे और भी तेजी से आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे तीनों वॉइड क्रैक शून्य दरार से गुजरे, अर्जुन ने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली। जो स्थानिक दरार खुली थी वह बिजली की गति से बंद हो गई। अचानक हुए इस वार में बाकी दोनों के शरीर बीच से कट गए, उनके शरीर से खून और आंतरिक अंग बाहर छलक पड़े। उनकी जीवन ऊर्जा तुरंत सूख गई, जो एक भयानक दृश्य था। दूसरी ओर सौर्यनंदन ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया दी और इस घातक वार से बचने के लिए अंतिम क्षण में पीछे हट गया। स्थिर होने के बाद सौर्यनंदन ने भय से कांपते हुए एक नजर किनारे पर डाली, फिर अर्जुन की ओर मुड़ा और कहा, तुम सच में हम सबको मारना चाहते हो? अर्जुन ने उदास चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और कहा, जिसने भी इस युवा मास्टर को उकसाया है उसका अंत अच्छा नहीं होता। इतना घमंडी मत बनो। मैं सौर्यनंदन ब्रह्मा होली लैंड का होली सोन हूँ, यह मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। सौर्यनंदन दहाड़ा। अर्जुन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। तुम्हारी बात खत्म हो गई। सौर्यनंदन चौंक गया और डरते हुए पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? अगर खत्म हो गई तो जाओ अपनी राह। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसने अचानक अपने दोनों हाथ लहराए। वॉइड में मौजूद आसपास की जलधाराएं अचानक उबलने लगीं और जैसे उन्हें कोई आदेश मिला हो, वे सभी सौर्यनंदन की ओर दौड़ पड़ीं और एक पल में उसे कसकर घेर लिया, जिससे उसके लिए हिलना भी असंभव हो गया। सौर्यनंदन का चेहरा बुरी तरह से बदल गया क्योंकि उसने आज़ादी के लिए सोसची को बेतहाशा प्रेरित किया, लेकिन वह अजीब वॉइड अंडरकरंट्स शून्य जलधाराओं से खुद को मुक्त नहीं कर सका। इसके बजाय वह जितना ज्यादा संघर्ष करता उतना ही गहरा धंसता जाता। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने ऊपर अर्जुन की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे बख्श दो, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपनी सोल ब्रांड आत्मा छाप सौंपने के लिए भी। अपनी सोल ब्रांड सौंपने का मतलब था कि उसे भविष्य में अर्जुन के आदेशों का पालन करना होगा। वह अर्जुन का दास बन जाएगा। ब्रह्मा होली लैंड का होली सोन होने के नाते चूंकि वह ऐसी शर्त रख सकता था, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हताश हो चुका था। लेकिन जीवन और मृत्यु के इस क्षण में सौर्यनंदन केवल जीवित रहना चाहता था, इसलिए उसे किसी और चीज की परवाह कैसे हो सकती थी। तुम्हारी शक्ति बहुत कम है, तुम्हें जिंदा रखने का क्या फायदा? अर्जुन ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और स्पेस प्रिंसिपल्स स्थानिक सिद्धांत के उतार चढ़ाव के तहत सौर्यनंदन के शरीर के चारों ओर अचानक अनगिनत घनी छोटी वॉइड क्रैक्स दिखाई दी। तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। सौर्यनंदन का भाव सुस्त हो गया। पहली बार उसे गहराई से अपमानित महसूस हुआ। अर्जुन तो सिर्फ थर्ड ऑर्डर डाओ सोर्स रेल्म का काश्तकार था। सौर्यनंदन की कास्ट भी उसी के समान थी, फिर भी उसने कहा कि उसकी कास्ट बहुत कम है। क्रोधित होकर सौर्यनंदन ने उन्माद में चिल्लाया, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। जैसे ही उसने बोला, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी ओरिजिन एनर्जी मूल ऊर्जा अचानक बेचैन हो गई। उसके शरीर से एक अत्यंत खतरनाक आभा निकलने लगी। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया और उसने खून किया आत्मा विस्फोट करने की कोशिश। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें मौका मिलता भी है या नहीं। वश 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 छोटी वॉइड क्रैक्स अचानक सौर्यनंदन की ओर ऐसे दौड़ी जैसे उन्हें खुद का जीवन मिल गया हो। हल्के शोरों की एक श्रृंखला के बाद सौर्यनंदन अपनी जगह पर जम गया। उसका भाव सुस्त था। उसकी आंखें बेजान थीं। उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो गई और उसके शरीर से निकलने वाली खतरनाक आभा भी गायब हो गई। थोड़ी देर बाद एक हल्की टकराने वाली आवाज के साथ सौर्यनंदन का पूरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, जो जमीन पर बिखर गए और उमड़ती वॉइड अंडरकरंट में निगल लिए गए। जैसा कि समाधिराज ने पहले अनुरोध किया था, सौर्यनंदन वास्तव में इस बार टुकड़ों में चीर दिया गया था।
एक 6 नुकीली स्टासील वहां से निकलकर सीधे अर्जुन के हाथ के पीछे की ओर भागी और 7 नुकीली स्टासील द्वारा अवशोषित होकर तारकीय प्रकाश के धब्बों में बदल गई। सूर्यनंदन को मारने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसका उदास मूड थोड़ा बेहतर हुआ। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, भौहें सिकुड़कर उस जानकारी को याद करने लगा जो तमराज ने उसे पहले बताई थी। छोटे वास्तव में उस तरह की जगह पर चला गया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अगर वह वास्तव में वहां चला गया था तो इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। अर्जुन को हमेशा इस बात की चिंता थी कि छोटा दूसरों के पीछा करने का लक्ष्य बन जाएगा। अगर वह वहां चला गया था तो उसे यह चिंता नहीं होगी, क्योंकि काश्तकार भी उस जगह पर शायद ही कभी कदम रखते हैं। लेकिन वह जगह खतरे से भरी हुई थी और वह नहीं जानता था कि छोटा वहां सुरक्षित रूप से जीवित रह पाएगा या नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ेगी। उसने गुप्त रूप से तय किया कि शैटर्ड स्टारसीक विखंडित तारकीय सागर का मामला खत्म होने के बाद वह छोटे का पता लगाने के लिए निकल पड़ेगा। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन ने अपना मूड ठीक किया और अपना सिर घुमाया और जलती हुई आंखों से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल पर्वत और नदी घंटा की ओर देखा। जब माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का जन्म हुआ था तब दर्जनों काश्तकार इसे लालची नजरों से देख रहे थे और इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब इस वॉइड कॉरिडोर शून्य गलियारे में केवल वही बचा था और बाकी या तो चले गए थे या मर गए थे। उसके पास माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को परिष्कृत करने की कोशिश करने के लिए बहुत समय था। अर्चित ने कहा था कि यह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल एक प्राचीन खजाना है जिसे सम्राट देवेंद्र एंशिएंट वाइल्ड लैंड्स प्राचीन वन्य भूमि से बाहर लाए थे। अगर वह इसे परिष्कृत कर सका तो शैटर्ड स्टारसी की यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि ऐसे खजाने को परिष्कृत करना निश्चित रूप से कोई आसान मामला नहीं था। अर्जुन नहीं जानता था कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, इसलिए वह केवल उसी विधि का उपयोग करने की कोशिश कर सकता था जिसका उल्लेख अर्चित ने पहले किया था। सम्राट देवेंद्र ने घंटे की 81 गूंज को सहन किया था और मरे नहीं थे। तभी उन्हें आर्टिफैक्ट स्पिरिट कलाकृति आत्मा की स्वीकृति मिली और वे इसे एंशिएंट वाइल्ड लैंड से बाहर लाए। अर्जुन केवल उसी का अनुकरण कर सकता था। ये सोचते हुए अर्जुन ने गहरी सांस ली, खुद को सबसे अच्छी स्थिति में समायोजित किया और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की ओर कदम दर कदम बढ़ने लगा। किसी कारण से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की चमक इस समय नियंत्रित हो गई थी और इसकी सतह पर रहस्यमय पैटर्न भी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। यह अब एक साधारण घिसे पिटे घंटे जैसा लग रहा था। भले ही इसे दुनिया के सामने फेंक दिया जाए, कोई भी इसे देखेगा नहीं। हालांकि इसने अर्जुन को एक सोते हुए ड्रैगन की भावना दी, जैसे कि जागने पर यह एक राक्षसी दहाड़ करेगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के सामने आया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपनी सांस रोककर और ध्यान केंद्रित करते हुए अर्जुन ने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को सहलाया। जिस क्षण अर्जुन की हथेली ने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को छुआ, माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल अचानक थोड़ा हिल गया और अर्जुन के मन में अचानक एक दुनिया को हिला देने वाली ध्वनि गूंज उठी। इस ध्वनि में एक आदिम आभा और विनाशकारी शक्ति समाहित थी, जिससे अर्जुन को एक पल के लिए चक्कर आ गया, जैसे समय की बाढ़ उसे एंशिएंट वाइल्ड लैंड्स में वापस ले गई हो। उसके मन में अकथनीय भ्रम एक के बाद एक दिखाई दिए। उन भ्रमों के बीच आकाश के ढहने और पृथ्वी के फटने के दृश्य थे। सुनामी उग्र थी, जैसे प्रलय आ गया हो। एक मजबूत नग्न दानव था जिसका सिर आकाश को छू रहा था और पैर जमीन पर थे। गर्व से चल रहा था और जहां भी वह गुजरता सभी जीवित प्राणी पीछे हट जाते। पहला काश्तकार था जिसने पहाड़ों को हिलाया और समुद्र को बहाया, आकाश में उड़ गया और पृथ्वी में बिल खोद लिया। हेवन और अर्थ की आपदाओं के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रेट डिवाइन टेक्निक का उपयोग किया, बचने की एक पतली संभावना की तलाश में। अनगिनत डिवाइन स्पिरिट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, जिससे पूरे पृथ्वी पर खून बह गया, आकाश और पृथ्वी टूट गए। समुद्र शहतूत के खेतों में बदल गया और एक पल में ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों साल बीत गए हों।
अर्जुन ने एक दबी हुई कराहट निकाली, जैसे कि उसे किसी पहाड़ ने मारा हो। उसके मुंह से खून का एक घूंट निकल आया और वह पीछे की ओर उड़ गया, हजारों मीटर तक शून्य में फिसल गया। उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था और उसकी आभा अराजक थी। थोड़ी देर बाद वह अचानक पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप अपनी सीक्रेट आर्ट को अपनी चोटों को ठीक करने के लिए चलाने लगा। उसके दिमाग में दर्द असहनीय था। यह उसकी सोल पर एक घाव था। अगर कोई और होता तो वे ठीक नहीं हो पाते और केवल अपनी आत्मा के सूखने और मरने का इंतजार कर सकते थे। अर्जुन के पास सोल वॉर्मिंग लोटस होने के बावजूद उसके लिए ठीक होना आसान नहीं था। इतना ही नहीं, अर्जुन ने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के कंपन के साथ एक अजीब शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए भी महसूस किया। ये शक्ति अकथनीय थी, लेकिन इसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने केवल उसे इसके अस्तित्व की एक अस्पष्ट भावना दी। अर्जुन को अपनी सोल पर लगे घावों को पूरी तरह से भरने में 10 दिन लग गए और उसने उस अजीब शक्ति को भी पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था। किसी तरह उसे कुछ हासिल हुआ लग रहा था, लेकिन ये बेहद अस्पष्ट था और वह इसे पकड़ नहीं पा रहा था। आंखें खोलने के बाद अर्जुन ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उठा और फिर से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की ओर चला। थोड़ी देर बाद ठीक पहली बार की तरह उसे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने उड़ा दिया। वह खून की उल्टी करता हुआ लगभग अपनी आधी जान गंवा चुका था। बुरी हालत में उठकर उसने जल्दबाजी में अपनी चोटों को ठीक किया। आने वाले दिनों में अर्जुन ने इस प्रक्रिया को दोहराया। उड़ाया गया, ठीक हुआ, माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को परिष्कृत और वश में करने की कोशिश करता रहा। फिर से उड़ाया गया, ठीक हुआ। वह सबसे ज्यादा इस बात के लिए आभारी था कि उसने एक शक्तिशाली शरीर विकसित किया था और उसके पास 7 कलर्ड सोल वॉर्मिंग लोटस था। जो भी उसके पास कम था, वह इस तरह की कार्रवाई को करने में उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। भले ही वह मौके पर मरता नहीं, फिर भी गुप्त चोटें लगती, लेकिन उसका मजबूत शरीर और सोल वॉर्मिंग लोटस उसे पूरी तरह से ठीक होने देने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे ठीक होने में लगने वाला समय कम होता गया और हर बार उसे होने वाली चोटें धीरे धीरे हल्की होती गईं। उस अजीब शक्ति के संचय ने उसे धीरे धीरे यह महसूस कराया कि यह किस तरह की शक्ति थी। 2 महीने बाद अर्जुन अंततः माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के पहले वार को झेलने में सक्षम हुआ और बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आया, लेकिन दूसरे वार के बाद उसे फिर से उड़ा दिया गया। 3 महीने बाद वह लगातार 5 झटकों को झेलने में सक्षम था। आधे साल बाद 20, 1 साल बाद 60। उसकी प्रगति अत्यंत तेज थी। एक दिन 1.5 साल बाद अर्जुन का चेहरा परिवर्तन से भरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके फटे पुराने कपड़े खून के अवशेषों से भरे हुए थे। वह बेहद दयनीय दिख रहा था, लेकिन उसकी आभा अधिक से अधिक शक्तिशाली और अथाह थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की सतह को ढक लिया। इस क्षण में ये प्राचीन अनूठी कलाकृति एक बार फिर अपनी मूल उपस्थिति में लौट आई थी जब अर्जुन ने इसे पहली बार देखा था। इसका पूरा शरीर तेजी से चमक रहा था और इसकी सतह पर अनगिनत रहस्यमय पैटर्न मछली की तरह आगे पीछे तैर रहे थे, जिससे हवा एक समृद्ध प्राचीन आभा से भर गई थी। घंटे की आवाज अर्जुन के मन में गूंज उठी और हर आवाज एक पीक डाउसोस रेल्म के काश्तकार को खून की उल्टी कराने और पीछे हटने के लिए काफी थी। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर भाव ऐसा था जैसे वह इस कठिनाई का आनंद ले रहा हो। उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने बहुत कुछ हासिल किया हो। होंग 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 10 बार, 20 बार, 30 बार। अर्जुन नहीं हिला। 50 बार, 60 बार, 70 बार। उसका भाव आखिरकार अधिक गंभीर हो गया, लेकिन वह अभी भी ठीक था। 70 बार के बाद उसके नॉलेज सीख ज्ञान सागर से आने वाली आवाज ने अर्जुन का चेहरा थोड़ा पीला कर दिया और उसकी जीवन शक्ति उमड़ पड़ी, जैसे वह किसी भी समय टिक नहीं पाएगा। लेकिन वह अभी भी नहीं हिला। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के हिंसक झटकों को सहन कर रहा था। यह 81वीं बार तक नहीं था कि अर्जुन ने अचानक कराहट निकाली। उसके मुंह के कोने से खून बह निकला और उसका पूरा शरीर थोड़ा हिल गया, लगभग उड़ा दिया गया।
इस अंतिम मोड़ पर अर्जुन ने खुद को जबरदस्ती स्थिर रखा। होंग घंटे की 81वीं गूंज तय समय पर आई और हिंसक प्रभाव ने उसे लगभग पूरी तरह से फाड़ दिया। उसके सोल में गहराई तक प्रवेश करने वाले दर्द ने उसे एक जानवर जैसी दहाड़ निकालने के लिए मजबूर कर दिया। उसके साथ छिद्रों से खून बह निकला, जिससे वह एक भयानक रूप में दिखाई दिया। क्रूर सेविज फोर्स उसके शरीर के भीतर उग्र रूप से घूम रही थी और उबल रही थी, और हड्डियों के टूटने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे वह मरने वाला है, और मौत की आभा ने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपनी सोचची को उमड़ाया और अपनी काष्ठ को सीमा तक धकेल दिया। बस एक पल में अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों साल बीत गए हों। जब झटके के बाद का प्रभाव गायब हो गया तो अर्जुन की आंखों में अचानक एक चकाचौंध रोशनी खिल उठी। सफलता। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की 81वीं गूंज को सहन किया और बिना किसी नुकसान के रहा। हालांकि उसका रूप कुछ हद तक दयनीय था, कम से कम उसे उड़ाया नहीं गया था। अगर अर्चित ने पहले जो कहा था वह सच था, तो उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता को माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल आर्टिफैक्ट स्पिरिट द्वारा पहचाना जाएगा और वह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का नया मालिक बन जाएगा। ये सोचते हुए अर्जुन ने अपना सिर उठाया और अपेक्षा से भरे चेहरे के साथ माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की ओर देखा। लेकिन जो उसने देखा उसने उसे हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की सतह एक बार फिर एक चमकदार रोशनी से चमक उठी थी। अर्जुन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह सदमे से अभिभूत हो गया। उसने पिछले 1.5 साल में इस स्थिति को अनगिनत बार देखा था। हर बार जब माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की सतह चमकती थी तो ये तब होता था जब घंटा बजता था। फिर से अर्जुन को अचानक निराशा और शक्तिहीनता की भावना महसूस हुई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसने इतना समय खर्च किया था। एक बार में 81 गूंज को सहन करना पहले से ही उसकी सीमा थी। अगर एक और आया तो वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगा और संभवतः मर जाएगा। उसके दिमाग में पहला विचार वापस लेने और पीछे हटने का था। पहले अपने जीवन को बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। चाहे अर्चित की विधि अमान्य थी या प्राचीन रिकॉर्ड गलत था, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, इसलिए भले ही वह विफल हो जाए उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन तभी उसके दिल में अनिच्छा का एक निशान उमड़ पड़ा। उसने पहले ही इतनी मेहनत कर ली थी। अगर वह अब हार मान लेता तो क्या उसके पिछले सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाते? खून का एक उछाल अचानक उसकी छाती में उमड़ पड़ा, क्योंकि अर्जुन ने जोर से दहाड़ लगाए। पीछे हटने के बजाय उसने अपनी सोचची को धकेला और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की ओर जोर से विस्फोट किया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी सोचची उसके सामने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल में आसानी से बह गई। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 1.5 साल में अर्जुन ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। हालांकि हर बार इसका परिणाम ये होता था कि उसकी शक्ति उस पर वापस प्रतिबिंबित होती थी, जिससे उसे और भी ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब उसकी सोर्स एनर्जी को माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने स्वीकार कर लिया था। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह बहुत खुश हुआ। हालांकि अगले ही पल एक झटका जो उसके दिल और आत्मा की गहराई से आया। उसका नजारा काला पड़ गया, उसका दिमाग खाली हो गया और वह बेहोश हो गया। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने घंटे की सतह से एक चमकदार रोशनी विकीर्ण की, अर्जुन को घेर लिया और उसे लपेट लिया। वॉइड में एक आदिम आभा भर गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अजीब घटना धीरे धीरे गायब हो गई और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल भी धीरे धीरे सिकुड़ गया। अंत में यह एक हथेली के आकार का हो गया और अर्जुन के बगल में गिर गया। पता नहीं कितना समय बीत गया था, अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह केवल अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर रहा था। इसके बारे में सोचने मात्र से उसका सिर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह फट रहा हो। वह मदद के लिए चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसे बेहोश होने से पहले का दृश्य स्पष्ट रूप से याद था। जागने पर वह सबसे पहले माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की स्थिति की जांच करना चाहता था।
वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या उसने अनटेंटेड लैंड, अदूषित भूमि से अद्वितीय खजाने को सफलतापूर्वक वश में कर लिया था। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का मूल स्थान खाली था। वह नहीं जानता था कि यह प्राचीन खजाना कहाँ चला गया था। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया, ये सोचते हुए कि यह शून्य को तोड़कर फिर से गायब हो गया है। उसके दिल में अचानक नुकसान की भावना उमड़ पड़ी। उसने द वॉइड, शून्य में इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। किसी के लिए भी इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन जल्द ही अर्जुन ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक अजीब भावना थी जो उससे जुड़ी हुई थी, जिससे वह अनजाने में अपनी नज़र किनारे पर डाल देता था। उसके दृश्य क्षेत्र में एक छोटी हथेली के आकार की घंटी चुपचाप उसके बगल में तैर रही थी। ये सरल और असामान्य दिख रही थी। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हालांकि यह प्राचीन खजाना अनगिनत बार सिकुड़ गया था, अर्जुन ने इसे एक नज़र में पहचान लिया। आश्चर्य से उसने अपना हाथ बढ़ाया और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल उसकी हथेली में उड़ गया। जिस क्षण उसने इसे छुआ, अस्पष्ट भावना बहुत स्पष्ट हो गई। अर्जुन एक पल के लिए उदासीन रहा और आखिरकार मुस्कुराया। अर्चित ने उसे जो तरीका बताया था वह सही था। जब तक वह इस प्राचीन खजाने के 81 झटकों को सहन कर सकता था, वह इसकी मान्यता प्राप्त कर सकता था और इसका मालिक बन सकता था। सम्राट देवेंद्र ने इस तरह से इसे सफलतापूर्वक वश में कर लिया था और उसने भी। हालांकि जब सम्राटों ने इसे वश में किया तो वह केवल थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल प्राप्त करने के बाद वह उच्चतर हेवनली वे, स्वर्गीय मार्ग में झांकने में सक्षम हुआ और ग्रेट एम्परर्स में से एक बन गया। और वह केवल थर्ड ऑर्डर डाओ सोर्स रेल्म में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ग्रेट एम्परर्स की कास्ट के साथ तुलना नहीं कर सकता था। यही कारण है कि उसे इसे वश में करने में 1.5 साल लग गया। हालांकि इसमें लंबा समय लगा, अर्जुन को अभूतपूर्व संतुष्टि महसूस हुई। उसने अपनी हथेली में माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के साथ थोड़ी देर तक खेला और यह पुष्टि करने के बाद कि उसने इसे वश में कर लिया था, वह खुशी से इसे दूर रखना चाहता था। लेकिन अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि वह इसे अपने शरीर के अंदर नहीं ले जा सका। अर्जुन हैरान था और इसे परिष्कृत करने के लिए अपनी सोचची को चलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से वह इसे परिष्कृत भी नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, हालांकि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल अब उसका था और वह इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता था, वह इसे परिष्कृत नहीं कर सका। इसे अपने शरीर में ले जाने की तो बात ही छोड़ दें। क्या यह इस प्राचीन खजाने की एक विशेषता है? आखिरकार यह एक कलाकृति थी जिसका जन्म दुनिया की शुरुआत में हुआ था, जिसे कृत्रिम रूप से परिष्कृत नहीं किया गया था, इसलिए यह उचित था कि यह आज की कलाकृतियों से कुछ अलग थी। हालांकि अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था, इसलिए माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का ध्यान से अध्ययन करने का ये सही समय नहीं था। वह केवल भविष्य में धीरे धीरे इससे परिचित हो सकता था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को दूर रखने के बाद अर्जुन ने अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। 5 दिन बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। 1.5 साल पहले की तुलना में अर्जुन की आभा अब बहुत अधिक गहरी थी। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करने की प्रक्रिया में वह बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। इसके विपरीत, हर बार जब उसे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से मारा जाता था तो उसकी डिवाइन सेंस, दिव्य बोध बढ़ जाती थी। इतना ही नहीं, वह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की शक्ति को भी महसूस कर सकता था। यह एक अजीब तरह की शक्ति थी जो सभी जीवित प्राणियों को इसके सामने झुकने के लिए मजबूर करती थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जब सम्राट देवेंद्र के पास माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल था तो वे कितने मजबूत थे। लेकिन इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर, स्वर्ग भक्षक महान सम्राट से मुकाबला नहीं कर सका। सम्राटों के युद्ध में हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर द्वारा कुल 4 ग्रेट एम्परर्स मारे गए थे। प्राचीन काल से स्टार बाउंड्री तारकीय सीमा में सबसे मजबूत मास्टर अच्छी तरह से योग्य था। इसने अर्जुन को एक आंख वाले विशाल दानव की याद दिला दी। वह एक आंख वाला विशाल दानव भी प्राचीन काल का एक मास्टर था।
अनगिनत प्राचीन सर्वशक्तिमान स्वामी ने उसे घेर लिया था, लेकिन वे सभी उसके द्वारा मारे गए थे। अंत में उनके मरने के बाद भी एक आंख वाले विशाल दानव को नष्ट नहीं किया जा सका। इसे उन प्राचीन सर्वशक्तिमान स्वामी द्वारा मेपलवुड सिटी के बाहर सील कर दिया गया था। चाहे वह साइक्लॉप्स, जायंट डेमन, चक्रवात विशाल दानव हो या हेवन डिवाउरिंग ग्रेट एम्परर, वे सभी क्रूर लोग थे जिन्होंने सभी जीवित चीजों को घास से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जीवन और मृत्यु केवल उनके हाथों में थी, लेकिन इस तरह का वध हेवनली वे के चक्र के खिलाफ था, इसलिए एक आपदा होनी तय थी। अचानक अर्जुन के दिल में ज्ञान का एक निशान दिखाई दिया। उसका भविष्य का रास्ता बहुत स्पष्ट हो गया था और उसके शरीर में सोच भी एक रहस्यमय परिवर्तन से गुजरने लगी। एम्परर ची ट्रांसफॉर्मेशन, सम्राट शक्ति परिवर्तन। अर्जुन बहुत खुश था, यह महसूस करते हुए कि उसने एम्परर रेल्म, सम्राट क्षेत्र से एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। जब एक डाउसोस रेल्म का काश्तकार एम्परर रेल्म तक पहुंचता है, तो उनके शरीर में शक्ति एक और धरती को हिला देने वाले परिवर्तन से गुजरती है। एक डाउसोस रेल्म के काश्तकार की शक्ति सोसची थी, जबकि एम्परर रेल्म की शक्ति एम्परर ची थी। दोनों के बीच गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर था। सामान्य तौर पर एक काश्तकार के एम्परर रेल्म तक पहुंचने के बाद उनके शरीर में सोसची धीरे धीरे एम्परर ची में बदल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे एक ओरिजिन किंग रेल्म का काश्तकार डाउसोस रेल्म तक पहुंचता है। ये परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया थी। एक डाउसोस रेल्म के काश्तकार के विपरीत, जो इस परिवर्तन प्रक्रिया को तेज करने के लिए सोस कंडेंसिंग पिल्स, स्रोत संघनन गोलियां ले सकता था, एम्परर ची के परिवर्तन का कोई छोटा रास्ता नहीं था। ये केवल कड़ी मेहनत और समय के संचय के माध्यम से ही किया जा सकता था। स्काई इल्यूमिनेशन पैलेस, आकाश प्रदीपन महल के कृतांत, जिसे अर्जुन ने पहले मारा था, वह एम्परर रेल्म का एक काश्तकार था जो ज्यादा देर पहले एम्परर रेल्म तक नहीं पहुंचा था। हालांकि उसके पास एक एम्परर रेल्म के काश्तकार की काश्त थी, उसका क्षेत्र स्थिर नहीं हुआ था और उसकी एम्परर ची ज्यादा नहीं बदली थी, इसलिए वह एक एम्परर रेल्म के काश्तकार की पूरी ताकत प्रदर्शित नहीं कर सका। यही कारण था कि अर्जुन ने उसे इतनी आसानी से मार दिया था। अगर वह स्वरा जैसा कोई होता, तो अर्जुन अपनी वर्तमान शक्ति से उसे हरा नहीं पाता। स्वरा कुछ सालों से एम्परर रेल्म तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने अपनी एम्परर ची को पूरी तरह से बदल दिया था। उसकी शक्ति कृतांत के साथ तुलना करने योग्य नहीं थी, और अब अर्जुन के शरीर में सोसची एम्परर ची में बदल रही थी, जो सबसे स्पष्ट संकेत था कि वह एम्परर रेल्म में प्रवेश करने वाला था। शायद उसे केवल एक अवसर की आवश्यकता थी, या शायद उसे केवल थोड़ा और इंतजार करना पड़ा, लेकिन वह अंततः एम्परर रेल्म के रहस्यों को देख पाएगा। उसने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में कर लिया था, एम्परर रेल्म की दहलीज को छू लिया था, इतनी सारी सोसची एकत्र कर ली थी, और यहाँ तक कि फीनिक्स ट्रू फायर, फीनिक्स सच्ची आग जैसा दुर्लभ खजाना भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन को लगा कि शैटर्ड स्टासी की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। वह नहीं जानता था कि दूसरों ने क्या हासिल किया था, लेकिन उसके लिए ये यात्रा इसके लायक थी। एक पल के लिए उसने तरोताजा महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। हाथ बढ़ाकर उसने वॉइड बैरियर को फाड़ दिया और उस दरार से बाहर निकल गया जिसमें वह 1.5 साल तक रुका था। जो उसने देखा वह अभी भी शैटर्ड स्टासी का खंडहर और उजाड़ दृश्य था, और यह जगह अब वह जगह नहीं थी जहां उसने वॉइड में प्रवेश किया था। अर्जुन नहीं जानता था कि वह शैटर्ड स्टासी में कहां था। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ के पीछे की 7 नुकीली स्टासील एक बहुत दूर के स्थान से आने वाले कुछ ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उछल पड़ा और उन उतार चढ़ावों के स्थान की ओर भागा। चूंकि वहां कोई था, इसका मतलब था कि वहां कुछ अच्छा होना चाहिए। वह दूसरों को लूटना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वह दूसरों के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर सकता था। शायद वह उनसे कुछ सीख सकता था जो वह नहीं जानता था। लगभग 2 घंटे बाद उसने दूर एक टूटा हुआ तारा देखा, और वे तारे उन स्टासील उतार चढ़ावों का स्रोत थे। इससे पहले कि अर्जुन नजदीक पहुंच पाता, वहां से अचानक एम्परर ऑरा की एक लहर आई। अर्जुन की आंखें बाहर निकल आई जैसे उसने एक और एम्परर आर्टिफैक्ट
कहकर विस्मय व्यक्त किया। जब माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का जन्म हुआ था तो उसने इसी तरह की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। अब जब उसने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में किया था तो उसे फिर से एक समान दृश्य का सामना करना पड़ा। वह शैटर्ड स्टासी में अनगिनत खजानों पर आहें भरे बिना नहीं रह सका। लेकिन जल्द ही अर्जुन ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। एम्परर ऑरा के उतार चढ़ाव किसी एम्परर आर्टिफैक्ट के जन्म के निशान नहीं थे, क्योंकि वहां की स्थिति माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के जन्म से पूरी तरह से अलग थी। इतना ही नहीं, वहां गड़गड़ाहट और बिजली की आवाजें भी आ रही थीं, क्योंकि हेवन और अर्थ की भयावह शक्ति जमा हो गई थी जो हेवनली वे की विशालता को दर्शा रही थी। ब्रेक थ्रू सफलता। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसे एहसास हुआ कि कोई एम्परर रेल्म में प्रवेश करने वाला है। उसने उस हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्टेशन, स्वर्ग और पृथ्वी की अभिव्यक्ति को घूर कर देखा जो वहां बनना शुरू हुई थी। उसका खून उमड़ पड़ा था। हालांकि वह जानता था कि शैटर्ड स्टासी में एक काश्तकार बेड़ियों को तोड़ सकता है और एम्परर रेल्म में आगे बढ़ सकता है, अर्जुन ने पिछले 2 से 3 वर्षों में किसी को भी इस कदम तक पहुंचते हुए नहीं देखा था। इस क्षण में ऐसा एक व्यक्ति था जो उससे ज्यादा दूर नहीं, ऐसा पराक्रम कर रहा था। एम्परर रेल्म मार्शल डाउ पर सर्वोच्च क्षेत्र था जो एक काश्तकार के जीवन की अंतिम खोज थी। यह क्षेत्र महान शक्ति और अत्यंत उच्च स्थिति का प्रतीक था। इसलिए हालांकि वह नहीं जानता था कि कौन आगे बढ़ने वाला था, हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्टेशन को देखने के बाद अर्जुन थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। एक दिन वह मार्शल डाउ के शिखर पर चढ़ेगा और एक दिन वह भी एम्परर रेल्म में आगे बढ़ेगा। शायद वह गुप्त रूप से जाकर निरीक्षण कर सकता था, अपनी आंखों से एम्परर रेल्म के जन्म का साक्षी बनने में सक्षम होना। यह एक ऐसा अवसर था जिसे कोई भी नहीं चूक सकता था। निरीक्षण की प्रक्रिया में कोई अपने भविष्य के लिए मूल्यवान अनुभव जमा कर सकता था। बेशक अधिकांश लोग एम्परर रेल्म में आगे बढ़ते समय परेशान नहीं होना चाहते थे। हालांकि अर्जुन केवल निरीक्षण करने जा रहा था और मुसीबत पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए उसे कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। ये सोचते हुए उसने अब और संकोच नहीं किया। उसका आकृति हिल गई और वह आंदोलन के स्रोत की ओर भागा। ज्यादा देर बाद नहीं, वह टूटे हुए तारों के ऊपर पहुंचा। जैसे ही अर्जुन स्थिर हुआ, इससे पहले कि वह नजदीक पहुंच पाता, 3 आकृतियां अचानक सभी दिशाओं से दिखाई दी। इन तीनों आकृतियों ने खुद को बेहद अच्छी तरह से छिपा लिया था। अर्जुन ने अपना सारा ध्यान हेवनली अनोमली, स्वर्गीय विसंगति पर केंद्रित कर दिया था, इसलिए उसने उन्हें थोड़ी देर के लिए नोटिस नहीं किया था। जब तक ये तीनों लोग बाहर नहीं निकले तब तक वह अचानक नहीं जागा था। जिस क्षण वे तीनों दिखाई दिए, उन्होंने बिना दया के अपनी हत्या की चालें खोल दी। जैसे ही तलवार की रोशनी चमकी, आइस बर्फ का कॉन्सेप्ट अवधारणा फैल गया, जिससे आसपास की जमीन एक पल में जमी हुई पृथ्वी में बदल गई। अर्जुन ठिठुरने लगा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसने अपना हाथ उठाया और सभी दिशाओं में विस्फोट किया। एक पल में आकाश हथेली की छाया से भर गया। धूम 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 हिंसक टकरावों की एक श्रृंखला के बाद अर्जुन उसी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा, लेकिन जिन 3 लोगों ने उस पर एक गुप्त हमला किया था, वे खतरे में चिल्लाए और पीछे की ओर उड़ गए। गठन बनाओ। उनमें से एक को अर्जुन की शक्ति का एहसास हो गया था। उसकी आंखें सदमे और आतंक से भरी हुई थी, जैसे उसने अचानक बुलाया। बाकी 2 स्पष्ट रूप से साथी शिष्य थे जिन्होंने उसके साथ अनगिनत बार सहयोग किया था। जब उन्होंने ये सुना तो वे जल्दबाजी में उसकी ओर उड़ गए और अपने आभा को विलय करने के लिए किसी तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। अर्जुन के पास अब तक उन 3 लोगों को अच्छी तरह से देखने का समय नहीं था। जो उसने देखा, उसने उसकी भौहें चढ़ा दी और जल्दबाजी में अपना हाथ उठाया। रुको। जिन 3 लोगों ने अरे पंक्ति बनाई थी, उन्होंने अर्जुन की ओर ठंडे भाव से देखा। उन्होंने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तीनों लंबी तलवारें धीरे धीरे हिल गईं और एक और भी भयंकर ठंडक उतर आई। तुम लोग आइस हार्ट वैली से हो, अर्जुन ने फिर से चिल्लाया। वह पहले आइस हार्ट वैली में चुपके से घुस गया था, इसलिए वह आइस हार्ट वैली के शिष्यों के वस्त्रों के बारे में काफी स्पष्ट था।
उसके सामने की तीनों महिलाएं स्पष्ट रूप से आइस हार्ट वैली के शिष्यों के वस्त्र पहने हुए थीं। हालांकि अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों ने बिना कुछ कहे उस पर गुप्त हमला किया और उसे मारना चाहा, वे वास्तव में आइस हार्ट वैली से थे। यहाँ किसी तरह की गलतफहमी होनी चाहिए। अर्जुन के विचार तेजी से घूमे। ये तीनों लोग शायद उस व्यक्ति की रखवाली कर रहे थे जो एम्परर रेल्म में प्रवेश कर रहा था, और उसके आने से उन्हें गलतफहमी हुई, इसलिए उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के हमला कर दिया था। अर्जुन के सवाल ने उन्हें हिलना बंद नहीं कराया। तीनों लोगों के आसन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे किसी तरह की चौंकाने वाली हत्या की चाल का उपयोग करने वाले थे। उमड़ते ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने अर्जुन को भी चौंका दिया। अर्जुन के पास खुद को पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरा नाम अर्जुन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन तीनों युवा महिलाओं ने मेरे बारे में सुना है। जैसे ही यह बयान आया, इसका वास्तव में प्रभाव पड़ा। तीनों महिलाओं के आंदोलन रुक गए क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से अर्जुन को घूर कर देखा। जो ठंडक उन्हें घेरे हुए थी वह धीरे धीरे कम हो गई। समूह का नेतृत्व करने वाली महिला स्तब्ध रह गई और उसने पूछा, क्या आप भाई अर्जुन हैं? निश्चित रूप से। अर्जुन ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि तीनों ने वास्तव में उसका नाम सुना था। आखिरकार आइस मून सिटी में उसने आइस हार्ट वैली के लिए बहुत कुछ किया था। वह थोड़ा सा आपके जैसा दिखता है, चाहे वह उसका आकृति हो या कद। यह उस छवि के समान है जो सीनियर सिस्टर वरिष्ठ बहन ने हमें दिखाई थी। बस वह बहुत गंदा है। मैं उसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। तीनों महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुईं और थोड़ी देर तक एक दूसरे से फुसफुसाती रहीं, लगातार अर्जुन की ओर देखती रहीं, जाहिरा तौर पर उसकी पहचान की पुष्टि करने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि तीनों ने धीरे से बात की, अर्जुन अभी भी उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था और शर्मिंदगी में अपना सिर थपथपाए बिना नहीं रह सका। उसने द वॉइड में 1.5 साल बिताए थे। इस दौरान वह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करने की कोशिश कर रहा था। नतीजतन वह बार बार घायल होता रहा, जिससे वह न तो इंसान और न ही भूत जैसा दिखता था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को सफलतापूर्वक वश में करने के बाद अर्जुन इतना खुश था कि वह भूल गया था कि वह अभी भी गड़बड़ी में है। अगर इन तीनों आइस हार्ट वैली के शिष्यों ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो शायद उसे इसका एहसास भी नहीं होता। ऐसा सोचते हुए अर्जुन ने अपनी सोची को धकेल दिया और अपने शरीर पर लगे खून के सभी धब्बों को झाड़ दिया। उसी समय उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी 5 एलिमेंट्स इंडिस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड चीक पंच तत्व अविनाशी तलवार शक्ति वाटर स्वॉर्ड चीक जल तलवार शक्ति को बुलाया और एक पानी का गोला तुरंत उसके हाथ में दिखाई दिया। उसने जोर से अपना चेहरा कुछ बार रगड़ा, फिर अपना सिर उठाया और तीनों लोगों पर एक शानदार मुस्कान प्रकट की। उसने अपने शुद्ध सफेद दांत दिखाए और कहा, आप तीनों करीब से देखिए। आह, ये वास्तव में भाई अर्जुन है। हाँ, ये भाई अर्जुन है। अर्जुन होने की पुष्टि करने के बाद तीनों ने तुरंत जयकार की और अपनी शत्रुता वापस ले ली। शर्मिंदा भाव से अर्जुन की ओर चली गईं। समूह का नेतृत्व करने वाली महिला ने अजीब तरह से हाथ जोड़कर कहा, सीनियर भाई अर्जुन, कृपया नाराज न हो। हम सीनियर सिस्टर्स और जूनियर सिस्टर्स ने सोचा था कि आप हमारा पीछा करने वाले दुश्मन हैं, इसलिए हमने अभी जल्दबाजी में कार्रवाई की। हमें उम्मीद है कि सीनियर भाई अर्जुन उदार होंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। ये ठीक है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और पूछा, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वे कई दिनों से हमारा पीछा कर रहे हैं। कौन? महिला का चेहरा डूब गया क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और कहा, सीकिंग पैशन सेक्ट, सॉकिंग पैशन संप्रदाय के यंग सेक्ट मास्टर, युवा संप्रदाय मास्टर के अलावा और कौन हो सकता है? त्यागेश। अर्जुन ने अपनी भौहें चढ़ाईं और आश्चर्य से कहा, हालांकि त्यागेश की ताकत अच्छी है, तुम भी बुरे नहीं हो। तुम उससे क्यों डर रहे हो? महिला ने कहा, अगर यह पहले वाला त्यागेश होता तो हम ज्यादा नहीं डरते, लेकिन कुछ दिन पहले हमारी सबसे बड़ी सीनियर सिस्टर की आभा में उतार चढ़ाव आया। स्पष्ट रूप से वह सफलता के कगार पर है। हम त्यागेश के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर को सफलता प्राप्त करने का अवसर चूक जाए। सीनियर सिस्टर,
अर्जुन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने उस जगह पर नजर डाली जहां हेवनली मैनिफेस्टेशन, स्वर्गीय अभिव्यक्ति मिल रही थी और आश्चर्य से कहा, तो एम्परर रेल्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति युविका है। हाँ, जब हम यहाँ पहुँचे तो एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर अब अपनी आभा को दबा नहीं सकी और केवल यही सफलता प्राप्त करने का चयन कर सकती थी। हम तीनों सीनियर सिस्टर्स रखवाली और बचाव के लिए जिम्मेदार थीं। जब भाई अर्जुन आए तो हमने सोचा कि वह सीकिंग पैशन सेक्ट से हैं, इसलिए हमने ये कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। आखिरकार उन्होंने कारण पूछे बिना अर्जुन पर हमला करके थोड़ी जल्दबाजी में काम किया था। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, युविका वास्तव में एक स्वर्गीय जीनियस प्रतिभा है। वास्तव में प्रशंसनीय। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ एम्परर रेल्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति आइस हार्ट वैली की युविका होगी। उसका युविका के साथ पहले कुछ व्यवहार था और हालांकि वह उससे ज्यादा परिचित नहीं था, वह जानता था कि वह आइस हार्ट वैली की सबसे उत्कृष्ट शिष्या थी। अब वह वास्तव में आइस हार्ट वैली के शिष्यों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी थी। शैटर्ड स्टासी में प्रवेश करने के 2.5 साल बाद उसे सफलता प्राप्त करने का अवसर मिल गया था। आइस हार्ट वैली की महिला शिष्या ने कहा, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर ने कहा कि भाई अर्जुन सबसे शक्तिशाली हैं। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर शायद ही कभी दूसरों की प्रशंसा करती हैं। सीकिंग पैशन सेक्ट के त्यागेश भी उनके ध्यान के लायक नहीं हैं। हालांकि वह भाई अर्जुन की बहुत प्रशंसा करती हैं, इसलिए जब हम शैटर्ड स्टासी में उनसे मिली तो उन्होंने जानबूझकर हमें आपकी छवि दिखाई और हमें निर्देश दिया कि अगर हम आपसे मिलें तो सम्मान के साथ व्यवहार करें। हाँ, हम सभी ने सुना कि भाई अर्जुन ने आइस मून सिटी में क्या किया। भाई अर्जुन वास्तव में अद्भुत हैं। अर्जुन हंसा और कहा, युविका किसी से भी कम नहीं है। उसने मुझे कुछ इज्जत देने के लिए ही ऐसा कहा। क्या तुम नहीं देखते कि वह अब एम्परर रेल्म में प्रवेश कर रही है जबकि मैं अभी भी डाओसोस रेल्म में हूँ। उसने जो कहा वह सुनकर आइस हार्ट वैली की तीनों महिलाओं को याद आया कि अर्जुन अभी भी थर्ड ऑर्डर डाओसोस रेल्म में था जबकि उनकी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर एम्परर रेल्म में प्रवेश कर रही थी। चाहे युविका सफल हुई हो या नहीं, कम से कम वह अर्जुन से आगे थी। इसलिए तीनों महिलाओं की नजरों में वह वास्तव में अर्जुन से कम नहीं थी। वास्तव में वह और भी उत्कृष्ट थी। अर्जुन का भाव गंभीर हो गया जैसे उसने कहा, एम्परर रेल्म में प्रवेश करना खतरों से भरा है। प्राचीन काल से अनगिनत जीनियसेस इस मोड़ पर गिर गए हैं। युविका को सफलता प्राप्त करने की जल्दी है। उसे कितना आत्मविश्वास है। आइस हार्ट वैली की शिष्याओं में से एक ने कहा, सीनियर सिस्टर ने कहा कि उनके पास सफलता की केवल 60% संभावना है। बाकी दोनों महिलाओं ने भी चिंतित भाव दिखाए। 60%। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये संभावना ज्यादा नहीं थी। भले ही युविका सफलता प्राप्त करने में विफल हो जाए और वर्ल्ड एनर्जी के बपतिस्मा के तहत मर जाए तो यह अजीब नहीं होगा। साथ ही सीकिंग पैशन सेक्ट के लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे हमें यहाँ ढूंढ पाएंगे या नहीं। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहीं इंतजार करूँगा। अगर सीकिंग पैशन सेक्ट के लोग आने की हिम्मत करते हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि वे वापस न लौटें। जब उसने ये कहा तो अर्जुन का चेहरा हत्यारे इरादे से भरा हुआ था। त्यागेश के साथ उसके पुराने हिसाब बाकी थे। त्यागेश के एम्परर अथॉरिटी बीड ने उसे उस दिन बहुत दुख दिया था। अगर वह समय पर पीछे नहीं हटा होता और उसके पास असाधारण ताकत नहीं होती तो त्यागेश ने उसे मार दिया होता। एम्परर अथॉरिटी बीड्स हमेशा से ही दुर्लभ रहे थे। भले ही त्यागेश सीकिंग पैशन सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर था, उसके पास अधिक एम्परर अथॉरिटी बीड्स होना असंभव था। उसने अपना एक बीड पहले ही इस्तेमाल कर लिया था और एम्परर अथॉरिटी बीड के बिना त्यागेश एक बीमार बिल्ली से अधिक कुछ नहीं था। अर्जुन को उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। शैटर्ड स्टासी में प्रवेश करने से पहले अर्जुन एक ही रेल्म के किसी भी कल्टिवेटर को आसानी से कुचल सकता था। उसे डाओसोस रेल्म में एक इनविंसिबल अस्तित्व कहा जा सकता था। शैटर्ड स्टासी में उसने फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर की डिवाइन टेक्निक को समझा और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में किया। उसकी दिव्य चेतना और सोची दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई थी।
अर्जुन का मानना था कि अगर उसे अब त्यागेश के एम्परर अथॉरिटी बीट का सामना करना पड़े तो वह पिछली बार की तरह शर्मिंदा नहीं होगा। आइस हार्ट वैली की शिष्या ने जब देखा कि अर्जुन त्यागेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो उसने तुरंत याद दिलाया, भाई अर्जुन, लापरवाह मत बनो। त्यागेश अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने अचानक एक निश्चित दिशा में देखा और चिल्लाया, वे आ रहे हैं। आइस हार्ट वैली की तीनों शिष्याएं ये सुनकर स्तब्ध रह गईं और उन्होंने उसी दिशा में देखा जहां अर्जुन देख रहा था, लेकिन अपनी दिव्य चेतना को छोड़ने पर भी वे कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाईं। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, मेरा स्टार सील एक साथ नुकीला स्टार सील है, इसलिए मैं आपसे कहीं ज्यादा दूर तक चीजों को महसूस कर सकता हूँ। आइस हार्ट वैली की एक शिष्या का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, त्यागेश के पास भी एक साथ नुकीला स्टार सील है। भाई अर्जुन उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो त्यागेश ने भी हमें जरूर महसूस कर लिया होगा। वे कितने हैं? अर्जुन ने कहा, मैं 2 को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए शायद 3 होने चाहिए। अगर त्यागेश के पास 7 नुकीला स्टार सील था, तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन उसकी उपस्थिति को डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन एक बात ने उसे हैरान कर दिया, त्यागेश के पास भी 7 नुकीला स्टार सील था। उसने ये कैसे किया? अर्जुन ने एक साथ नुकीला स्टार सील प्राप्त करने के लिए वॉइड में दर्जनों मृत कल्टिवेटर के स्टार सील्स जमा किए थे। त्यागेश ने दर्जनों कल्टिवेटर का वध कैसे कर दिया? हालांकि वह मजबूत था, वह इतना मजबूत नहीं हो सकता था, है ना? शैटर्ड स्टार सी में कौन सा कल्टिवेटर को छेड़ना आसान था? जब वह सोच रहा था, तब अर्जुन की दिव्य चेतना ने पहले ही उन 3 लोगों के ऑरा का पता लगा लिया था और वे तेजी से पास आ रहे थे। उनमें से एक उसे विशेष रूप से परिचित था। वह वास्तव में त्यागेश ही था। अगले ही पल अर्जुन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यह त्यागेश एम्परर रेल्म में कब पहुंच गया? वह स्पष्ट रूप से त्यागेश के चारों ओर एक स्पष्ट एम्परर्स ऑरा को महसूस कर सकता था। हालांकि उसके शरीर में शक्ति बहुत स्थिर नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एम्परर रेल्म में उन्नत हो चुका था। इस खोज से उसे तब से भी ज्यादा झटका लगा जब उसे पता चला कि युविका ने यहाँ ब्रेक थ्रू किया है। वह केवल 1.5 साल के लिए वॉइड में रहा था और बाहर इतना बड़ा बदलाव हो गया था। सबसे पहले युविका ने पहले ही ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया था, फिर त्यागेश पहले ही एम्परर रेल्म मास्टर बन चुका था। अन्य सेक्ट के प्रतिभाशाली लोगों का क्या वे पहले ही उन्नत हो चुके थे या उन्नति की प्रक्रिया में थे? आइस हार्ट वैली की शिष्या ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक यही कारण है कि त्यागेश पहले ही एम्परर रेल्म में उन्नत हो चुका है। इसीलिए हम बहनें उसका मुकाबला नहीं कर पाईं और शर्मिंदगी में भागने पर मजबूर हो गईं। शुक्र है, उसका रेल्म बहुत स्थिर नहीं है, वरना हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं होती। अर्जुन अचानक समझ गया कि उसने क्यों कहा था कि त्यागेश अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि डाउसोस रेल्म और एम्परर रेल्म के बीच का अंतर केवल एक रेल्म का था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अंतर था। यह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। आइस हार्ट वैली की शिष्या ने चिंता से कहा, भाई अर्जुन, आप बेहतर होगा कि जल्दी से निकल जाएं। त्यागेश का आपसे पुरानी दुश्मनी है। अगर वह आपको देखता है तो वह आपको निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर पूछा, अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? महिला ने कहा, त्यागेश हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हमें मारने के लिए नहीं। वह बस सीनियर सिस्टर को समर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहता है, इसलिए हमारी जान खतरे में नहीं है। अर्जुन ने कहा, भले ही त्यागेश तुम्हें मारना न चाहे, युविका इस समय ब्रेक थ्रू कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि त्यागेश बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा? सीकिंग पैशन सेक्ट डाओ ऑफ पैशन की खेती करता था, इसलिए अगर त्यागेश युविका को प्राप्त करना चाहता था तो उसे दबाने के लिए पूर्ण शक्ति होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, त्यागेश युविका को सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू करते हुए नहीं देखेगा। एक बार जब युविका सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर लेती है तो उसके पास कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वह दूसरों को हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकता था? अगर हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रित करता
तो वह युविका को उसके जीवन को किसी भी खतरे के बिना ब्रेक थ्रू में विफल करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अगर उसने इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया तो युविका सीधे वर्ल्ड डिफाइंग ट्रिब्यूलेशन के तहत मर जाएगी। परिणाम चाहे जो भी हो, युविका इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। आइस हार्ट वैली की तीनों शिष्याओं ने भी स्पष्ट रूप से इस बारे में सोचा था, इसलिए अर्जुन द्वारा पूछे जाने के बाद उन तीनों के चेहरे पर चिंतित भाव थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। उनमें से एक ने कड़वाहट से सुझाव दिया, शायद हम सीनियर सिस्टर की जगह ले सकते हैं और त्यागेश को रोक सकते हैं। अन्य दो महिलाओं के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन वे चुप रहीं। अर्जुन ठंडे ढंग से स्नॉट किया और कहा, मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहता, और ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं हो। बस तुम ये सोचो कि त्यागेश के पास अनगिनत पत्नियां और कॉन्क्यूबाइन्स हैं। उसने किस तरह की सुंदर महिला को नहीं देखा है। चूंकि उसने युविका को पसंद किया है तो वह आसानी से हार नहीं मानेगा। ये कहा जा सकता है कि युविका पहले से ही उसके दिल में एक बाधा है और उसे इस बाधा को पार करने का तरीका ढूंढना होगा। तुम तीनों युविका की जगह नहीं ले सकती हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ लड़ना चाहिए। अर्जुन धीरे से स्नेह किया और उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, अगर वे वास्तव में आने की हिम्मत करते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे वापस न लौटें। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों महिलाओं ने आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे आश्चर्य से भरे थे। अगर अर्जुन ने ये पहले कहा होता, क्योंकि वह नहीं जानता था कि त्यागेश पहले ही एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका था, तो अब जब उसे त्यागेश की असली ताकत पता थी तो भी उसने ये कहने की हिम्मत की, जिससे वह एरोगेंट और कंसीटेड लग रहा था। अर्जुन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सिर्फ एक डाउसोस रेल्म कल्टिवेटर था। एक डाउसोस रेल्म कल्टिवेटर एम्परर रेल्म का दुश्मन कैसे हो सकता था? दोनों एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे। अगर वे वास्तव में लड़ते तो अर्जुन निश्चित रूप से बुरी तरह से मर जाता। अर्जुन ने उनके चेहरे पर अजीब भाव देखे और जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने समझाया नहीं। इसके बजाय उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, एम्परर रेल्म बहुत शक्तिशाली है और युविका अपने ब्रेक थ्रू के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसे जरा भी परेशान नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं त्यागेश को दूर खींचने का कोई तरीका सोचूंगा। तुम तीनों युविका की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। आइस हार्ट वैली की एक शिष्या ने अचानक अपना हाथ अपने लाल होठों पर रखा और कृतज्ञता और सदमे दोनों के साथ अर्जुन की ओर देखा। वह समझ गई कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। वह स्पष्ट रूप से अपने ही जीवन की परवाह न करते हुए युविका को ब्रेक थ्रू करने के लिए जगह और समय बनाने की योजना बना रहा था। उसका भाव अचानक डूब गया और उसने कहा, भाई अर्जुन, मैं आपके साथ जाऊंगी। अर्जुन ने फ्राउनिंग किया और कहा, मेरे साथ जाकर तुम क्या कर सकती हो? उसने अपने लाल होठों को काट लिया और कहा, भाई अर्जुन, जो कुछ भी कर सकते हैं मैं वह सब कर सकती हूँ। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन हंसा और कहा, जरूरत नहीं है, मैं यह अकेला कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने उसके कुछ और कहने का इंतजार नहीं किया। अर्जुन सीधे वॉइड में उड़ गया और कहा, युविका पर नजर रखो। एम्परर रेल्म के ब्रेक थ्रू को इतनी करीब से देखना भी तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस अवसर को मत चूकना। जब तक उसने अपनी बात पूरी की तब तक वह पहले ही गायब हो चुका था। आइस हार्ट वैली की तीनों शिष्याओं ने चिंता से वॉइड की ओर देखा, सोच रही थीं कि क्या उन्हें उसकी मदद के लिए उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अब युविका को यहाँ रुकने और पहरा देने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वे गर्म कड़ाही में चींटियों की तरह चिंतित थीं। आसमान में ऊंचाई पर सीकिंग पैशन सेक्ट के 3 शिष्य जो दौड़ रहे थे, वे उच्च आत्माओं में थे। नेतृत्व में था यंग सेक्ट मास्टर त्यागेश। जब से त्यागेश ने आधा साल पहले एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू किया था, वे तीनों शैटर्ड स्टासी में अजेय थे। त्यागेश की बदौलत उसके 2 शिष्यों ने भी अपने स्टार सील्स को 6 नुकीले स्टार सील्स में अपग्रेडेड कर दिया था, और त्यागेश के पास तो 7 नुकीला स्टार सील भी था। कोई कल्पना कर सकता है कि उन्होंने इस दौरान कितने लोगों को मारा था और कितने स्टार सील्स और चीजों को लूटा था।
एम्परर रेल्म की ताकत ने त्यागेश के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। उसे लगा कि इस दुनिया में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उड़ते समय त्यागेश ने अचानक फ्राउनिंग किया और वॉइड में रुक गया। उसने अपनी आंखें मटमैली करते हुए आगे देखा। यंग सेक्ट मास्टर, क्या हुआ? ये देखकर अन्य दो ने जल्दी से रुक गए और संदेह से उसकी ओर देखा। त्यागेश ने उदासीनता से कहा, कोई हमसे मिलने आ रहा है। पीले चेहरे वाले युवा पुरुषों में से एक ने ये सुना और ठंडे ढंग से स्नॉट किया। वह कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग सेक्ट मास्टर का अपमान करने की? एक और स्कॉलरली दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी कहा, शायद कोई अंधा आदमी है। चलो बस उसे मार डालते हैं। त्यागेश ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से हम उसे मार डालेंगे। बस इस व्यक्ति का और परिचित लगता है, जैसे मैं उससे कहीं पहले मिला हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, त्यागेश को अचानक एक बेहद असहज एहसास हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जिससे उसका दिमाग अस्थिर हो गया था। इससे वह बहुत हैरान हुआ। जब से उसने एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू किया था, तब से उसने कितने भी दुश्मनों का सामना किया हो, उसने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था। उसने सोचा था कि वह पहले ही इम्पर्टर्बेबिलिटी के रेल्म तक पहुंच चुका है, लेकिन अब उसके दिमाग में रिपल्स दिखाई दे रहे थे। ये कौन है? त्यागेश अचानक थोड़ा चिंतित हो गया और उसने अपनी आंखें मटमैली करते हुए देखा। थोड़ी देर बाद दूरी से प्रकाश की एक किरण आए और सीकिंग पैशन सेक्ट के 3 शिष्यों से कुछ ही दूर उतर गई। जब प्रकाश छट गया तो त्यागेश के सामने एक परिचित और नफरत भरा चेहरा अचानक दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? त्यागेश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया जब उसने सदमे में अर्जुन की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2.5 साल पहले जब वह शैटर्ड स्टासी में प्रवेश ही कर रहा था, तो उसे और अर्जुन को एक ही जगह टेलीपोर्ट किया गया था। ये जानते हुए कि वह अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उसने निर्णायक रूप से एम्परर अथॉरिटी बीट को बुलाया। एक बार के बाद अर्जुन का ऑरा पूरी तरह से गायब हो गया। त्यागेश ने सोचा था कि अर्जुन पहले ही बिना दफन जगह के मर चुका होगा। पता चला कि वह 2 साल से ज्यादा समय में अर्जुन से फिर कभी नहीं मिला था, न ही उसने अर्जुन के बारे में कोई खबर सुनी थी। ये घिनौना आदमी लगभग त्यागेश की स्मृति से गायब हो गया था। लेकिन अब वह एक भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ, पूरी तरह से अनहार्म्ड लग रहा था। ये कैसे संभव है? एक डाउसोस रेल्म कल्टिवेटर ने मेरे एम्परर अथॉरिटी बीट की शक्ति ली और मरा नहीं। त्यागेश लगभग एक गड़बड़ी में था जब वह अनजाने में चिल्लाया, तुम इंसान हो या भूत? अर्जुन ने मुस्कुराया अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए और कहा, हमें 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यंग सेक्ट मास्टर अभी भी पहले की तरह ही उत्साहित हैं। मिलते ही इतना संवेदनशील सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं जवाब दूं? त्यागेश का भाव निराशाजनक था क्योंकि वह लगातार अपनी दिव्य चेतना से अर्जुन को स्कैन कर रहा था। अतीत में उसने अर्जुन के हाथों जो अपमान सहा था, वह सब अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, जिससे त्यागेश का ऑरा तुरंत हिंसक हो गया। 2 साल पहले वह अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए उसे एम्परर अथॉरिटी बीट का उपयोग करना पड़ा था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से अलग थी। उसने एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जबकि यह कमीना अभी भी डाउसोस रेल्म में था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। ये सोचते हुए त्यागेश का निराशाजनक मूड अचानक रिलैक्स्ड हो गया। उसने अर्जुन पर ठंडी हंसी हंसा और कहा, चाहे तुम इंसान हो या भूत, चूंकि तुम आज इस यंग मास्टर से मिले हो, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा का बिखरना तय है। ओह, यंग सेक्ट मास्टर इतना भयंकर है। क्या आप मुझे खाना चाहते हैं? अर्जुन ने उसे मॉकिंग भाव से देखा और कहा, दरअसल मैं एक बात को लेकर काफी उत्सुक हूँ। यंग सेक्ट मास्टर एम्परर रेल्म में कैसे ब्रेक थ्रू कर गया? त्यागेश ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, इस यंग मास्टर की प्रतिभा ऐसी नहीं है कि तुम जैसे साधारण लोग उसे देख सको। अर्जुन ने कहा, क्या ऐसा है? लेकिन तुम्हारे सीकिंग पैशन सेक्ट की सीक्रेट आर्ट की विशिष्टता के अनुसार इस अर्जुन का अस्तित्व तुम्हारा हार्ट डेमन होना चाहिए, है ना? अगर तुम अपने हार्ट डेमन से छुटकारा नहीं पाते हो, तो तुम एम्परर रेल्म को कैसे स्थिर कर सकते हो? या
अर्जुन भयावह ढंग से मुस्कुराया और कहा, यंग सेक्ट मास्टर ने सोचा कि यह अर्जुन मर चुका है, इसलिए तुमने स्पष्ट कॉन्शियंस के साथ एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया। क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना सच में ठीक है? जैसे ही यह बयान सामने आया, त्यागेश का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। अर्जुन की जलती हुई निगाह के नीचे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक स्लेजहैमर से मारा गया हो। उसका शरीर थोड़ा डगमगा गया क्योंकि उसने 2 कदम पीछे ले लिए। एक हल्की दरार के साथ एक ऐसी आवाज जो उसकी आत्मा की गहराई से आई थी, त्यागेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। डाओ हार्ट। उसके डाओ हार्ट में एक दरार आ गई थी, और यह सब केवल अर्जुन के शब्दों के कारण हुआ था। आइसमून सिटी में ही अर्जुन की विभिन्न प्रोवोकेशंस और मेथड्स ने उसके अस्तित्व को त्यागेश के लिए एक हार्ट डेमन में बदल दिया था। अगर इस हार्ट डेमन को खत्म नहीं किया गया तो त्यागेश की कल्टिवेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने सोचा था कि उसने अर्जुन को मार डाला है, इसलिए वह अच्छे मूड में था और उसके विचार स्पष्ट थे। तभी वह शैटर्ड स्टार सी में एम्परर रेल्म में उन्नत हो सका। लेकिन वास्तविकता ने साबित कर दिया कि अर्जुन, उसके दिल का डेमन, मरा नहीं था। इसके बजाय वह एक बार फिर उसके सामने जिंदा और लात मारता हुआ प्रकट हुआ। अर्जुन के शब्दों ने उसके हार्ट डेमन को, जिसे उसने सोचा था कि उसने मार डाला है, उकसाया। इसने उसके डाउ हार्ट को प्रभावित किया और उसमें दरारें पैदा कर दीं। त्यागेश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, मर जा, मर जा, मर जा। मैं तुम्हें मरा हुआ चाहता हूँ। यह ऐसा था जैसे वह पागल हो गया हो। उसका पूरा शरीर एक अकल्पनीय रूथलेसनेस से भर गया था। उसने अपना हाथ उठाया। एम्परर्स ची की एक किरण अर्जुन की ओर चली गई, और प्रभाव के बाद के झटके ने उसके बगल में खड़े सीकिंग पैशन सेक्ट के 2 शिष्यों को भी दूर फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर करने के बाद दोनों शिष्य हॉरर में त्यागेश को घूर रहे थे। उन दोनों ने त्यागेश को कभी भी ऐसी भयंकर और भयानक स्थिति में नहीं देखा था। एक नज़र में वे जानते थे कि त्यागेश का हार्ट डेमन उमड़ रहा था। यह एक संकेत था कि वह डेमन रेस बनने वाला था। वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने जल्दी से चिल्लाया। वे त्यागेश को डेमन रेस बनने के कगार से वापस खींचना चाहते थे। अर्जुन दिल से हंसा। त्यागेश के भयंकर लेकिन डिसऑर्डरली हमले का सामना करते हुए उसने अपने शरीर के फ्लिकर से इसे आसानी से डॉज कर दिया। कंटेम्पचुअसली त्यागेश की ओर देखते हुए उसने अपनी उंगली को हुक किया और भड़काना जारी रखा, यंग सेक्ट मास्टर, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, अन्यथा मैं जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए वह सीधे वॉइड की गहराई में चला गया। त्यागेश की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह बार बार दहाड़ रहा था। वह उसके ठीक पीछे गया। पीले चेहरे वाले युवा व्यक्ति और कन्फ्यूशन स्कॉलर ने एक दूसरे को देखा और चिंता से उसका पीछा किया। दोनों ने अर्जुन को अपने दिल में डिस्पिकेबल और शेमलेस होने के लिए शाप दिया। उसने जानबूझकर यंग सेक्ट मास्टर के घाव पर नमक रगड़ा था, जिससे यंग सेक्ट मास्टर का दिमाग केओस में चला गया था। अगर वह जल्द ही शांत नहीं हुआ तो यंग सेक्ट मास्टर वास्तव में डेमन रेस बन सकता था। आखिरकार यंग सेक्ट मास्टर ने अभी कुछ समय पहले ही एम्परर रेल्म में उन्नति की थी, इसलिए उसका रेल्म अभी भी अस्थिर था। अब जब अर्जुन ने उसके हाथ डेमन को ट्रिगर कर दिया था तो यह एक बड़ा अपशकुन था। लेकिन इस स्थिति में वे दोनों त्यागेश की मदद करने में शक्तिहीन थे। वे केवल ये प्रार्थना कर सकते थे कि त्यागेश अपने क्रोध से उबरने में सक्षम हो जाए। जैसे ही वे चारों भाग निकले, उन्होंने जल्द ही उन टूटे हुए सितारों को छोड़ दिया जहां युविका और अन्य थे। अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि उनकी लड़ाई का आफ्टरमैथ युविका की उन्नति में हस्तक्षेप करेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि त्यागेश उसके द्वारा इतनी आसानी से नाराज हो जाएगा। ऐसा लगता था कि इस आदमी का टेम्परामेंट उतना अच्छा नहीं था, या वह उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसलिए वह उसके शब्दों से एनरेज्ड हो गया। 1 घंटे बाद जब अर्जुन युविका और अन्य लोगों से पर्याप्त दूर था तो वह अचानक रुक गया, मुड़ गया और ठंडे ढंग से उन 3 सीकिंग पैशन सेक्ट के शिष्यों की ओर देखा जो उसका पीछा कर रहे थे। उसने जो देखा उससे वह थोड़ा स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस 2 घंटे की चेस के दौरान त्यागेश धीरे धीरे शांत हो गया था।
हालांकि उसका चेहरा अभी भी बहुत गुस्से में था, ये पहले जैसा अनकंट्रोलेबल और हिंसक नहीं था। इस समय त्यागेश का गुस्सा कुछ क्लैरिटी के साथ मिला हुआ था। इसने अर्जुन को अमेजमेंट में अपनी जीभ क्लिक करने के लिए प्रेरित किया, ये सोचते हुए कि इस आदमी में वास्तव में कुछ स्किल थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतने कम समय में एम्परर रेल्म में उन्नत हो सका। ऐसा लगता था कि वह इडियट नहीं था। त्यागेश उससे 1000 फीट की दूरी पर खड़ा था। पीले चेहरे वाला युवा व्यक्ति और कन्फ्यूशन स्कॉलर जल्दी से पकड़े गए और उसके बगल में खड़े हो गए। ये देखकर कि त्यागेश की स्थिति में सुधार हुआ है, दोनों ने चुपके से राहत की सांस ली। कन्फ्यूशन स्कॉलर ने फुसफुसाते हुए कहा, यंग सेक्ट मास्टर, बाद में वह चाहे जो भी कहे, आपको याद रखना होगा कि इतनी आसानी से गुस्सा न हो। इस यंग मास्टर को पता है। त्यागेश ने अधीरता से चिल्लाया, इससे पहले कि वह उदासीनता से अर्जुन की ओर देखता, तुम इस यंग मास्टर को यहाँ इसलिए लाए क्योंकि तुम चाहते थे कि युविका शांति से ब्रेक थ्रू करे। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, यंग सेक्ट मास्टर का आईक्यू काफी ऊंचा है। तुम ये भी अनुमान लगा सकते हो। त्यागेश ने ठंडे ढंग से स्नॉट किया, ये स्पष्ट है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, इसका कोई मतलब क्यों नहीं है? शायद युविका पहले ही एम्परर रेल्म में उन्नत हो चुकी है। त्यागेश ने स्नेह किया, तुम एम्परर रेल्म को क्या समझते हो? एक बच्चे का खेल कि कोई भी स्वेच्छा से ब्रेक थ्रू कर सकता है। युविका को एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए, लेकिन ये यंग मास्टर तुम्हारी हत्या अपने हाथ की एक वेव से कर सकता है। तुम्हें मारने के बाद इस यंग मास्टर के लिए उसे ढूंढना बहुत देर नहीं होगी। अर्जुन ने उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा, यंग सेक्ट मास्टर, आप मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं। उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए क्योंकि उसने रिडिक्यूल किया, पिछली बार एक एम्परर अथॉरिटी बीड ने मेरी जान नहीं ली, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ये सुनकर त्यागेश का चेहरा गुस्से में बदल गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने अचानक एक गहरी सांस ली और अपने एजिटेटेड मूड को शांत किया। उसने उदासीनता से कहा, पिछली बार ये यंग मास्टर लापरवाह था और तुम्हें अपनी जान बचाकर भागने दिया। लेकिन इस बार अलग है। उसका चेहरा फरोशियस था क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा, इस बार ये यंग मास्टर तुम्हें पर्सनलमेंट टुकड़े टुकड़े कर देगा। अर्जुन ने ठंडे ढंग से कहा, यंग सेक्ट मास्टर, इतने फुल ऑफ योरसेल्फ मत बनो। सावधान रहो वरना तुम बाद में मेस को साफ नहीं कर पाओगे। ही त्यागेश हल्का मुस्कुराया और कहा, दरअसल इस यंग मास्टर को तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम सही समय पर इस यंग मास्टर के सामने प्रकट नहीं होते, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें बहुत पहले मर चुका समझता। अगर यह यंग मास्टर इस तरह कल्टिवेशन करना जारी रखता और एक दिन पता चलता कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो यह यंग मास्टर शायद डेमन रेस बन जाता और जलकर मर जाता। लेकिन अब यह अलग है। इस यंग मास्टर को बस तुम्हें मारना है ताकि मेरे डाउ हार्ट को पूरा किया जा सके और मेरी कल्टिवेशन को पूरा किया जा सके। मैं अगले स्तर तक भी उन्नत हो सकता हूँ। जब वह यहाँ तक बोला, तो उसकी आंखें डिवाइन लाइट से चमक उठी जो सितारों जितनी उज्ज्वल थीं। अर्जुन ने सॉलमली कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यंग सेक्ट मास्टर के लिए इतना उपयोगी होऊंगा। यंग सेक्ट मास्टर को मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहिए? त्यागेश ने गर्व से कहा, अपना वार करो, अन्यथा जब तुम मरोगे तो इस यंग मास्टर को तुम्हें मौका न देने के लिए दोष मत देना। अर्जुन हंसा, चूंकि यंग सेक्ट मास्टर इतना सिंसियर है, तो ये यंग मास्टर पोलाइट नहीं होगा। उसने अपना हाथ उठाया और मिरियड स्वॉर्ड उसकी हथेली में दिखाई दी। जैसे ही उसका सोस्ची सर्ज हुआ, ब्रॉड लॉन्ग स्वॉर्ड ने आगे भयंकर रूप से स्लैश किया। हवा में एक विशाल स्वॉर्डची दिखाई दिया, मानो वह वॉइड को तोड़कर हॉरिजॉन्टली स्लैश करना चाहता हो। इस स्वॉर्ड की शक्ति ने पहले ही अर्जुन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताकत का प्रदर्शन किया था। ये डाओ सोस रेल्म कल्टिवेटर जो प्रदर्शित कर सकता था उससे कहीं अधिक था। त्यागेश के बगल में खड़े पीले चेहरे वाला युवा व्यक्ति और स्कॉलर चौंक गए। इस बेजोड़ स्वॉर्डची का सामना करते हुए उनके हाथ और पैर ठंडे पड़ गए और उनके शरीर कांप उठे। निश्चित रूप से तुम्हारे पास कुछ स्किल है। त्यागेश को डर नहीं लगा और उसने स्नीर किया,
लेकिन एक जुगनू की रोशनी ब्राइट मून की चमक के साथ कैसे कम्पीट कर सकती है। बोलते समय उसने भी एक लॉन्ग स्वॉर्ड को बुलाया और एक हल्के शेक के साथ उसे आगे पॉइंटेड किया। इस स्वॉर्ड ने वॉइड पर पॉइंटेड किया और जादुई ढंग से विशाल स्वॉर्ड ची को शैटर्ड कर दिया, जिससे वह तुरंत टूट गया। पीले चेहरे वाला युवा व्यक्ति और स्कॉलर ये देखकर बहुत खुश हुए और जोर से जयकार करने लगे। दफा हो जाओ। त्यागेश ने एक ही चाल से अर्जुन के हमले को हल करने के बाद वह तुरंत हाई स्पिरिटेड हो गया और चिल्लाया, रास्ते में आने वाले 2 लोगों पर। उन 2 लोगों ने अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।